So we'll start with the next chapter today, that is motion. Motion is one of the chapters जिसमें concepts बहुत कम है, लेकिन उस पे variety of questions सबसे ज़्यादा बनता है, right? तो you will see कि theory के time पे you will feel it is very easy, which is actually easy, लेकिन when you start solving question, there are a lot of varieties of questions. तो important भी है, it is a lengthy chapter, it has good weightage. So we'll start with न्यू चैप्टर टुडे, दैट इज मोशन. वैसे आपके स्टेट बोर्ड में इसको मोशन इन अ प्लेन बोला है, लेकिन उसमें कवर दोनों ही हुए हैं. तो टू टाइप्स ऑफ मोशन यू विल बी स्टडीइंग इन दिस चैप्टर, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन. तो आई विल स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग कि मोशन क्या होता है और मोशन के टाइप्स कौन से होते हैं. सबसे पहले इफ आई स्टार्ट बाय आस्किंग यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम. तो जब एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करे विद टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. फॉर एग्जांपल, अभी ऑल ऑफ यू मिनिमम फॉर द नेक्स्ट 70 मिनट्स ऑल ऑफ यू विल बी एट रेस्ट, मतलब यू विल नॉट बी इन मोशन, क्योंकि तुमको पोजीशन चेंज करना नॉर्मली अलाउड नहीं है, राइट? तो यू आर एट रेस्ट, बट आई, बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो मैं एज एन ऑब्जेक्ट मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है विद टाइम, सो आई एम इन मोशन. तो मोशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन. या फिर चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज सेड टू बी मोशन. तो बहुत बेसिक है. When an object changes its position with time, it is said to be in motion. अब मोशन के there are 3 types of motion. पहला टाइप ऑफ मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन. तो पहले हम लोग बेसिक डिफरेंस समझ लेंगे कि कौन से टाइप के मोशंस हैं और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ मोशन. तो फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो इसको मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं. इसी को मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं. रेक्टिलिनियर मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन. अब हाउ डू डिफाइन रेक्टिलिनियर मोशन? कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड its position changes with time, then it is said to be in rectilinear motion. So when an object moves in a straight line and its position changes with time, it is said to be in linear motion, in rectilinear motion. तो जब ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन में हो, इन दिस केस उसका पोजीशन वेक्टर में तुमको एक ही कंपोनेंट देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे वेक्टर्स का भी बहुत यूज है, क्योंकि मैंने बोला पोजीशन वेक्टर. तो इफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में उसके पोजीशन वेक्टर में तुमको एक ही कंपोनेंट देखने को मिलेगा, या तो आई कैप या फिर जे कैप या फिर के कैप, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो इन दिस केस द पोजीशन वेक्टर has only one component and is given by अगर आपको याद होगा, इन जनरल हम लोग पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं किससे? आर बार से. तो आर बार इक्वल्स टू एक्स आई कैप, या फिर आर बार इक्वल्स टू वाई जे कैप, या फिर आर बार इक्वल्स टू जेड के कैप, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, क्योंकि आगे जाके तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए पहले से बेसिक्स पता होना चाहिए. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी एक ही कंपोनेंट आएगा. फिर
क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट सीखोगे आगे, आज ही सीखोगे, लेकिन रिमेंबर अगर पोजीशन वेक्टर में एक कंपोनेंट है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी एक ही कंपोनेंट है. एंड व्हेन आई से आई कैप मतलब इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एंड इफ आई से माइनस आई कैप इट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट. तो इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसके पोजीशन वेक्टर में एक ही कंपोनेंट देखने को मिलेगा आपको, तो इट इज अ वन डायमेंशनल वेक्टर बेसिकली. देन सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज मोशन इन अ प्लेन, जिसको तुम मोशन इन 2D भी बोलते हो. मोशन इन अ प्लेन मतलब मोशन इन 2 डायमेंशंस, मोशन इन 2 डायमेंशंस. और डिफाइन करने का तरीका एकदम सेम ही रखने वाला हूं मैं. जैसे यहाँ बोला व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its position changes with time, it is said to be in rectilinear motion. वैसे ही when an object moves in a plane या फिर in 2 dimensions, so when an object moves in a plane plane मतलब 2D surface होता है. So when an object moves in a plane and मतलब 2D surface and its position changes with time, then it is said to be moving in a plane, या फिर the motion is said to be 2 dimensional. Then the motion is said to be 2 dimensional. Then the motion is said to be 2 dimensional. Said to be 2 dimensional, 2D motion. और ये रियल लाइफ में आपने बहुत जगह पे यूज किया है, करते हो, अभी भी करते हो बेसिकली. व्हेन यू राइट डाउन, यू आर राइटिंग सम नोट्स, कुछ नोट्स लिखते हो ना, तो नोट्स तुमने रखे बेंच के ऊपर. बेंच इज अ प्लेन, मतलब योर बुक इज ऑल्सो अ प्लेन 2 डायमेंशनल, और उस पर तुम पेन चला रहे हो, तो पेन का जो मोशन है वो 2D मोशन है, बिकॉज एक्स और वाई दोनों चेंज होता है. ऑल्सो इफ यू प्ले कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर को तुमने स्ट्राइक कर दिया, तो जो कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर है वो भी एक प्लेन में है, so that motion is also 2 dimensional, right. So for example, even when I am writing on this board, the motion of the pen on this board is also 2D. or if I take an object like this ball and if I make it move on this plane, तो ये भी 2D है. और क्योंकि 2D है तो जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो इसका x और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होगा, मतलब कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे. तो इसके पोजीशन वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स आएंगे? 2. सो इन दिस केस the position vector has two components and is given by अब डिपेंड करता है कि कौन से प्लेन में मोशन है. अगर xy प्लेन में मोशन है तो तुमको पोजीशन वेक्टर में मिलेगा xi कैप प्लस yj कैप. तो r बार इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप, या फिर अगर xz प्लेन में मोशन है तो xi कैप प्लस zk कैप, या फिर अगर yz प्लेन में है तो yj कैप प्लस zk कैप, डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ मोशन. गुड. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये जो बोर्ड है, चलो एक काम करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड बाहर की तरफ जेड एक्सिस है, बाहर की तरफ कमिंग आउट. अभी बिकॉज आई कैन नॉट शो लाइन कमिंग आउट, तो मैं ऐसा साइड में ड्रॉ कर देता हूँ, उसको जेड बोल देता हूँ. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस. तो इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इमेजिन एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. Maybe you have an object which is basically performing motion on this horizontal plane coming outside. तो वो x एक्सिस था और आउटसाइड कौन था? z एक्सिस. तो ये प्लेन कौन सा हो गया? xz, राइट. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कमिंग आउट इज xz प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन कमिंग आउट इज yz प्लेन. तो अगर मोशन yz प्लेन में होगा तो कौन से कंपोनेंट्स? j कैप और k कैप. वेरी गुड. Then we have next type of motion, that is motion in 3D, motion in 3 dimensions. Okay, तो अगले टाइप का मोशन है मोशन इन 3 dimensions, 3D मोशन, मोशन इन 3D. अभी देखते हो ना आजकल आप 3D मूवीज, नॉर्मली अब तक
मतलब फ्यू इयर्स बैक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं था, तो जो भी था मूवी देख रहे हो तो वो मूवी एक प्लेन पे ही प्रोजेक्ट होगा, तो जो भी है यू विल सी दैट द एक्टर्स और एनीथिंग कैन नॉट कम आउट। तो आप 3D को 2D में देख रहे थे, पर नाउ डेज यू हैव 3D, गॉगल पहनते हो फिर ऐसा लगता है कि अरे वो कार तो सीधा हमारे ऊपर ही आ रहा है, तो बिकॉज एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड हो गया ना, नाउ यू कैन फील दैट द ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो 3D मोशन कैसे होगा फिर, व्हाट इज द डेफिनेशन, वही सब सेम। क्या लिखोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ 3D स्पेस। और क्यूबिकल, क्यूब पता है, क्यूब क्यूब्स आर 3D स्पेस। इनफैक्ट तुम जिस क्लासरूम में बैठे हो वही 3D स्पेस है। कैसे पता लगा, लुक एट एनी कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, कोई भी कॉर्नर देख लो, तुमको 3 लाइंस दिखेंगे, वन इज गोइंग दिस वे, अदर इज टुवर्ड्स यू, और एक नीचे की तरफ। तो एक है हाइट, एक है लेंथ, एक है ब्रेथ, राइट। तो ये 3D स्पेस है, तो तुम भी 3D स्पेस में ही जीते हो। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, when an object moves in 3D space, 3D space मतलब like a cube, and its position changes with time, its position changes with time, then it is said to be in 3D motion, then it is said to be in 3D motion, in 3D motion. And in this case the position vector has 3 components. So in this case position vector has 3 components, और पोजीशन वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होना मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी 3 कंपोनेंट्स होना। सो पोजीशन वेक्टर हैज 3 कंपोनेंट्स एंड इज गिवन बाय r bar इक्वल्स टू, याद है क्या, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब याद है क्यों बोला, क्योंकि वेक्टर्स में मैंने बताया था आपको, हमने वेक्टर्स में ऑलरेडी देखा है ये पोजीशन वेक्टर इन 3D, याद है, डायरेक्शन कोसाइंस ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हु इज मूविंग इन 3 डायमेंशंस। अब हम लोग मोशन को समझने के लिए मैथमेटिक्स का बहुत यूज़ करते हैं, हम लोग वेक्टर्स भी यूज़ करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव्स भी यूज़ करेंगे, और हम लोग इंटीग्रेशन भी यूज़ करेंगे। इसके लिए मेरा चैप्टर लेने का सीक्वेंस थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स डायरेक्ट मोशन चालू कर दे समझ में नहीं आता कहाँ से क्या आ रहा है। नाउ बिकॉज यू हैव अ सॉलिड बेस ऑफ आई अज्यूम सॉलिड बेस ऑफ वेक्टर्स, यू नो वेक्टर्स, एटलीस्ट तुमको बेसिक्स तो पता ही है वेक्टर्स का, देन यू नो डेरिवेटिव्स, क्योंकि डेरिवेटिव के बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले यहाँ पे, एंड यू नो इंटीग्रेशन ऑल्सो। तो थोड़ा सा मैथ्स धीरे धीरे लाते जाऊंगा मैं जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। अभी फिलहाल तो हम लोग ने वेक्टर्स लाए इधर। तो मोशन को समझने के लिए या मोशन को सॉल्व करने के लिए, मोशन को सॉल्व करना मतलब मोशन से रिलेटेड पैरामीटर्स फाइंड करना, उसके लिए हमको वेक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। देन इस चैप्टर में आपका जो फोकस है वो है 2 टाइप के मोशन पे, एक तो रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा है मोशन इन अ प्लेन। 3D मोशन के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि वो इनफैक्ट ज़्यादा इजी होता है। 1D 2D मोशंस के क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वी विल स्टार्ट विद रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, अब रेक्टिलिनियर मोशन किसी भी टाइप का हो, मोशन का स्टडी करने के लिए आपको 3 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। फिजिक्स में कोई भी तुमको टॉपिक स्टडी करना है तो यू विल हैव टू डिस्क्राइब सम पैरामीटर्स। जैसे गैस का स्टडी करना है तो गैसेस को स्टडी करने के लिए कौन से पैरामीटर यूज करते हो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। फिजिक्स में एंट्रोपी की हम ज़्यादा बात नहीं करते, फिजिक्स में वी जस्ट टॉक अबाउट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, करेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी एंथैल्पी में मैं नहीं जाऊँगा, इट विल गो इन अदर डायरेक्शन। तो सिमिलरली मोशन का स्टडी करना है तो मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए 3 पैरामीटर है, एक है डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, वो बताऊंगा क्या है, एक है वेलोसिटी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एंड देन यू हैव एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये एक लाइन है अलोंग एक्स एक्सिस and this is the origin of that line, and initially मतलब टाइम इंस्टेंट t1 पे पार्टिकल का पोजीशन था x1 एंड टाइम इंस्टेंट t2 पे पार्टिकल आ गया x2 पे। तो
टाइम इंस्टेंट t1 पे पार्टिकल कहाँ था, x1, और t2 पे कहाँ है, x2. सो लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल moving along x-axis, let x1 and x2 be its positions at time t1 and t2 respectively. Then do you remember position vector कहाँ से ड्रॉ करते हो? How do you define position vector? Position vector is a vector which gives position of a particle with respect to origin of a chosen. तो हमेशा पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है. तो ये जो x1 पोजीशन है, अगर मुझे इसको वेक्टर्स में बताना हो तो मैं यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा x1 की पोजीशन तक और उसको बोल दूंगा x1 बार. और अगर मुझे x2 का बताना है तो मैं ओरिजिन से x2 तक एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ और उसको बोल देता हूँ x2 बार. तो लेट x1 बार एंड x2 बार बी द पोजीशन वेक्टर्स at t1 and t2 respectively. बराबर. तो हमको एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना है, हमको एक्चुअली पाथ लाइन डिफाइन करना है, हमको स्पीड डिफाइन करना है, हमको वेलोसिटी डिफाइन करना है, हमको एक्सीलरेशन डिफाइन करना है. वो डिफाइन करने के लिए पहले एक सिंपल सा केस ले लिया. सिंपल सा केस ये है कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा है एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम t1. सर्टेन इंस्टेंट मतलब हो सकता है 2 सेकेंड के बाद मैंने देखा उसको, तो वो x1 पे था, तो t1 is 2 एंड x1 is सम वैल्यू. और फिर थोड़ी देर बाद देखा, 5 सेकंड के बाद देखा तो कहीं और चला गया वो, तो x2 इज द पोजीशन एट t2, x1 इज द पोजीशन एट t1. क्लियर यहाँ तक? गुड. अब हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? नाम तो सुना ही होगा, भाई फेमस है, बहुत फेमस चीजों का नाम तो सुना होना चाहिए ना. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Displacement is displacement. What is displacement? The change in position vector of a particle during a certain time interval is called as displacement. Change in position vector मतलब difference in position vector मतलब final position vector minus initial position vector. क्योंकि टाइम इंस्टेंट t1 पे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या था, x1 बार. t2 पे कहाँ पहुंच गया, x2 बार. तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टू पोजीशन वेक्टर्स, x2 बार माइनस x1 बार, उसको बोलते हो डिस्प्लेसमेंट. तो डिफाइन करने के लिए 2-3 तरीके हैं. यू कैन से द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, या फिर बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस इन द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस. क्योंकि मोशन t1 से कब तक हुआ, t2 तक. तो डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं. तो वन ऑफ दीज यू कैन डिफाइन. डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज the difference in the position vectors, position vectors of a particle कब, ड्यूरिंग अ सर्टन टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल. देखो लिखा ऐसा कुछ तो लिखा होगा. क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज अरे डिफरेंस है ना, वो किसका डिफरेंस है, पोजीशन वेक्टर्स का. लेकिन ये पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस कब हुआ, इन अ सर्टन टाइम इंटरवल. तो या फिर आप बोल सकते हो टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस. सो इट इज अ डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल in which motion takes place. डिस्प्लेसमेंट को नॉर्मली हम डिनोट करते हैं एस बार से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है. लेकिन अगर हमको पता ही है कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसको डेल्टा एक्स बार भी बोलते हैं. अगर हमको पता है कि मोशन अलोंग वाई एक्सिस और डेल्टा वाई बार भी बोलते हैं, और अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो डेल्टा जेड बार भी बोलते हैं.
तो इसको तुम इन जनरल एस बार बोलते हो, इट इज x2 बार माइनस x1 बार, तो x2 बार माइनस x1 बार। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड। लेट x1 इक्वल्स टू 1 मीटर एट टाइम t1 एंड x2 इक्वल्स टू लेट अस से 7 मीटर एट टाइम t2। तो बताओ मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर है, डायरेक्शन बताओ। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज x1 बार? 1 मीटर अलोंग विच डायरेक्शन था वो? x एक्सिस। तो x एक्सिस अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? तो क्या लिखोगे? 1 i कैप। और x2 बार क्या आएगा? 7 i कैप। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा? 6 i कैप। तो 7 i कैप माइनस 1 i कैप दैट इज 6 i कैप, राइट। अब इसके आगे मैं यही एग्जांपल वापस यूज करूंगा क्योंकि आपको डिफरेंस भी बताना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड में या पाथ लेंथ में क्या डिफरेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट द डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर्स। डिफरेंस है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पाथ लेंथ, और इस पे क्वेश्चन भी आया था नीट में। नीट का पीवाईक्यू है, बता दूंगा मैं, अभी के अभी खत्म भी कर लेंगे उसको। तो व्हाट इज पाथ लेंथ? व्हाट डू यू मीन बाय पाथ लेंथ? पाथ लेंथ इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल बताता हूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। एक काम करो, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1 मीटर। ऐसा सोचो कि पार्टिकल 1 से स्टार्ट हुआ, पहले 9 पे गया और फिर 7 पे आया। तो पार्टिकल 1 से कहाँ गया? 9 पे। 1 to 9 8 मीटर हो गया, और 9 से वापस 7 पे आया तो 2 मीटर और हो गया। तो डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। पाथ लेंथ कितना है? 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6 मीटर आई कैप। मतलब मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो 6 मीटर, राइट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट ऑलवेज सेम। डिस्प्लेसमेंट में तुम सिर्फ यह देखते हो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, बस, बाकी क्या था कुछ पता नहीं। एग्जाम्पल, तुम्हारा खुद का एग्जाम्पल ले लो ना। और मोशन में ऐसे बहुत सारे पुअर जोक आते रहेंगे, तुमको याद रहेगा। तुम भी तो ऐसा करते हो, घर से निकलते हो, मी चाललो क्लासला, क्लास आहे 2 वाजता, तुम्ही निघता 1:30 वाजता। फिर क्या करते हो? यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फाइनली आके क्लास पे, है ना। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज जस्ट द डिस्टेंस in a given direction from your home to class. But what is distance? It is much more than the displacement. और समझ में आ भी जाता है क्योंकि तुम ज़्यादा घूमोगे तो गाड़ी के ऊपर मीटर होता है ना, वो बताता है कितना किलोमीटर। हमारे तो पेरेंट्स चेक करते थे, वैसे गाड़ी नहीं थी लेकिन कभी कभी ले गए अगर फॉर्चुनेटली तो चेक करते थे। कॉलेज जाना था तुझे, 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, 8 किलोमीटर होना चाहिए, तेरे गाड़ी तो 25 किलोमीटर घूम के आ गया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पाथ लेंथ इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग विच, मतलब ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इन विच मोशन टेक्स प्लेस। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल in time interval during which motion takes place, is known as path length. Good. Okay. तो अब सेम एग्जांपल लेता हूं। Let the particle go from 1 meter to 9 meter and then come back to 7 meter. So therefore path length equals to, path length होगा 1 से कहाँ गया? 1 से कहाँ गया? 9 पे ना, हाँ 9 पे, तो 8 मीटर प्लस 9 से 7 पे आया तो 2 मीटर, तो कितना हो गया? 10 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल 6 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट के आगे मैं मॉड लगा रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ।
मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा, डायरेक्शन बताना होता तो फिर मुझे लिखना पड़ता 6 आई कैप मीटर, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई डायरेक्शन में। गुड। अब नीट में जो क्वेश्चन आया था PYQ, वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ऐसा था, द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड इज, 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, ध्यान देना, 4 ऑप्शन थे। एक था डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पाथ लेंथ, मतलब डिस्टेंस। एक था डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, ग्रेटर देन डिस्टेंस। एक था ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज लेस देन डिस्टेंस। तो कौन सा आंसर आया? यही गलती कर देते हो, ऑप्शन पढ़े बिना अगर आप करोगे। अब बताओ कौन सा आएगा? डी आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू डिस्टेंस तब होता है जब डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ मोशन का। एग्जाम्पल, 1 मीटर से स्टार्ट हुआ था, वो सेम डायरेक्शन में 7 मीटर तक गया, डायरेक्शन डिड नॉट चेंज, तो डिस्टेंस भी 6 है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 6 है। तो रिमेंबर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम तब होता है जब मोशन का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ, राइट? अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस इफ एंड ओनली इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज एट ऑल। लेकिन जो मैंने एग्जांपल दिया, 1 से कहाँ गया था? 9 पे, 9 से वापस कहाँ आया? 7 पे, डायरेक्शन चेंज हुआ, हाँ, तो डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो चारों ऑप्शन पढ़े बिना आंसर मत करना, नहीं तो गए। गुड, क्लियर यहाँ तक? देन once you know what is path length and once you know what is displacement, now you are ready to learn what is speed. Speed, हाँ, मैंने velocity नहीं बोला है, मैंने बोला है speed. तो what is speed? How do you define speed? Distance upon time. So it is a ratio of path length to that of time during which the motion takes place. सही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम सही है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हम वर्ड्स अलग से यूज करने वाले हैं। इट इज द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ या फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब पाथ लेंथ टू दैट ऑफ टाइम इन विच द मोशन टेक्स प्लेस, in which the motion takes place। अभी ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ? in which the motion takes place, in which the motion takes place। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिकल 1 से स्टार्ट हुआ और 7 मीटर पे गया, राइट? 3 सेकेंड लगे उसको, 3 सेकेंड्स, और फिर वो वहीं बैठा रहा वो अगले 10 सेकेंड तक। तो व्हाट इज स्पीड? पाथ लेंथ था 6, टाइम अगर तुम 3 + 10 गिनते हो तो 13 हो गया, तो 6/13। तो व्हाट इज स्पीड? 6/13 इज अप्रोक्सीमेटली 0.5, विच इज नॉट करेक्ट। जितने टाइम तक मोशन चलता रहा उतना ही टाइम काउंट करना पड़ता है। 3 सेकेंड तक ही मोशन था, तो 6/3, तो स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। इसलिए बार बार मैं लिख रहा हूँ ड्यूरिंग विद द मोशन टेक्स प्लेस, ड्यूरिंग विद द मोशन टेक्स प्लेस, क्योंकि आगे आपको आएगा एक क्वेश्चन, मैं अभी बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन आएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे, और वो JEE का भी PYQ है। एक ट्रेन है जो एक मेट्रो स्टेशन A से निकलता है, B तक जाने में इतना टाइम लगता है, B पे वो कुछ टाइम तक रुकता है, फिर वो C पे जाता है, उतना टाइम लगता है, और एक ग्राफ दिया है आपको, और आपको पूछा है फाइंड आउट व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो फिर वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको टोटल एवरेज स्पीड पूछा है कि टोटल एवरेज, तो A to B, B पे रुका, वो भी टाइम काउंट करना पड़ेगा, B to C वो भी करना पड़ेगा, टोटल एवरेज पूछा हो तो। अगर आपको बोला हो कि A से B तक कितना स्पीड था एवरेज, A से B तक, तो B पे आने के बाद जब वो रुक गया तो रुकने वाला टाइम नहीं काउंट होता है, इट इज जस्ट फ्रॉम A to B। देन स्पीड आपको पता तो है ही, लेकिन थोड़ा और पता होना चाहिए।
स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है ना ये, हाँ। और स्पीड के डायमेंशंस क्या होते हैं, L1 t minus 1, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड आर L1 t minus 1, then units are meter per second, and then there are different types of speed also. तो अभी देखना है types of speed, so there are different types of speeds, types of speed। अभी टाइप्स ऑफ स्पीड तो पहली बार ही सुन रहे हो, सुना है क्या पहले टाइप्स ऑफ स्पीड, हाँ, तो बताओ कितने टाइप। फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म को तुम कांस्टेंट भी बोलते हो, तो टाइप्स ऑफ स्पीड में फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड? बाय द वे, आप सबने सेम कलर का ड्रेस क्यों नहीं पहना? स्कूल में तो जाते थे ड्रेस कलर, सेम कलर का ड्रेस पहन के, क्या बोलते थे उसको, यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है। यूनिफॉर्म मतलब व्हेन समथिंग इज सेम एवरीवेयर, तो यहाँ पे भी वो लॉजिक लगा लो, व्हेन स्पीड इज सेम एवरीवेयर देन दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हमको इन डिटेल जाके समझना पड़ेगा। मोशन मतलब चेंज इन पोजिशन विथ टाइम, छोड़ दो उसको। मोशन मतलब चेंज इन पोजिशन विथ टाइम। तो अगर एक पार्टिकल हर बार इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता रहे, सो व्हेन अ पार्टिकल कवर्स equal distances in equal intervals of time, then the speed is said to be uniform, right? हर बार सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। एग्जांपल, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर ही कवर किया। तो when a particle covers equal distances in equal intervals of time, then it is said to have which speed? Uniform speed. And you have to be very careful, स्पीड और वेलोसिटी में गड़बड़ मत कर देना। और मैं जानबूझ के यहाँ पे कवर्स इक्वल डिस्टेंस बोला है मैंने, डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं यूज किया मैंने यहाँ पे। सो व्हेन अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स of time, then it is said to have यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। और ये सब डेफिनेशन में इतना बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ग्राफ से समझना है आपको कि स्पीड यूनिफॉर्म है कि नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी विल बी बेसिकली, मोशन को समझने के लिए हम ग्राफ का भी यूज करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी विल बी एबल टू टेल कि स्पीड यूनिफॉर्म है कि नहीं है। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो गेस कर लो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नाउ। नॉन यूनिफॉर्म को तुम वैसे वेरिएबल भी बोलते हो। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल। तो वेरिएबल स्पीड, रियल लाइफ में स्पीड नॉर्मली वेरिएबल ही होता है। नन ऑफ यू, आई थिंक नन ऑफ यू गाड़ी का एक्सीलेटर अटका के रखते हो, है ना, ऐसे गाड़ी का एक्सीलेटर अटका दिया, 40 पे चलते जा रहा है, होता तो नहीं है ये। यहीं के यहीं निकलोगे, पहले क्लास के बाद थोड़ा सा गाड़ी को एक्सीलेट करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, फिर आगे चौक आ जाएगा, वापस ब्रेक मार दोगे, फिर स्पीड ब्रेकर आ गया, वापस ब्रेक मार दिया। तो आइडियली स्पीकिंग हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड पर तो चलते नहीं है। तो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? व्हेन अ पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉर्मली हम टाइम इंटरवल को इक्वली रखते हैं, ओके। तो व्हेन अ पार्टिकल कवर्स क्या, अनइक्वल, व्हेन अ पार्टिकल कवर्स unequal distances in equal intervals of time, then it is said to have what? Non-uniform speed. It is said to have non-uniform speed. Good. Then third type is average speed. तो normally जब हम speed की बात करते हैं ना, मतलब जब हमने पहली बार speed define किया, तुमने क्या बोला? It is a ratio of path length to that of total time in which the motion takes place. ये एक्चुअली एवरेज स्पीड का डेफिनेशन है, एवरेज स्पीड। और ये भी तुम रियल लाइफ में बहुत यूज करते हो। एग्जाम्पल, सपोज यहाँ से तुमको नासिक जाना है, विच इज 150 किलोमीटर,
और मैं नासिक का ही एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि नंबर्स आर गुड, 150 राउंड ऑफ है ना, और आपको 3 घंटे लग गए, राइट। तो यहाँ से निकले तुम, लेट अस से तुम 2 बजे निकले, कॉल कर दिया रिलेटिव को मिलने जाना है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तुम 5 बजे पहुँचे वहाँ पे, फिर उन्होंने पूछा कितने स्पीड से आया, तुमने बोला 5 हो गए, 3 घंटे लग गए, 150 किलोमीटर है, 150/3, तो व्हाट इज योर स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर। बट डिड यू रियलाइज कि रास्ते में कहीं खाने के लिए भी रुके थे हम, पेट्रोल भी भरा था, टोल पे भी रुकना पड़ा था, शायद गाड़ी पंचर भी हो गई थी, कहीं पे हमने रास्ता खाली मिला तो हमने दौड़ाया उसको अच्छे से, राइट। तो जब तुम टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम करते हो विदाउट कंसिडरिंग व्हाट हैपेंड इन बिटवीन, तो उसको तुम बोलते हो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में इट इज जस्ट, यही डेफिनेशन एप्लीकेबल है, इट इज द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ टू दैट ऑफ टाइम इन विच द मोशन टेक्स प्लेस। और हम लोग अभी इसके आगे नोटेशंस को चेंज करने वाले हैं। इसके आगे से एवरेज स्पीड को मैं वी एवरेज लिखूंगा और टोटल डिस्टेंस को मैं डेल्टा एस बोलूंगा और टोटल टाइम को डेल्टा टी बोलूंगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो जब भी या तो वी एवरेज लिखा है या फिर डेल्टा डेल्टा लिखा है ना, तो वो डेल्टा मतलब एवरेज स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे। तो यू जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डन। देन you have next type which is basically instantaneous. Instantaneous speed, it is the speed at a certain instant of time. Example, गाड़ी चलाते चलाते ध्यान गया सडनली, अरे 50 किलोमीटर पर आवर है, तो उस टाइम पे आपका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, उससे पहले क्या था, मे बी लेस मे बी मोर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल वही लेता हूँ, नासिक जाना था, 2 बजे निकले, 5 बजे पहुंचे, 3:15 बजे तुम्हारा जो स्पीड था वो इंस्टेंटेनियस है, उस इंस्टेंट का है। मे बी 3:20 पे कुछ और था, राइट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है। और जब तुम इन जनरल सिर्फ स्पीड या वर्ड मेंशन करते हो ना, तो तुम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें तुमको बोल दिया द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड, बोल दिया ऐसा, भाई 5 मीटर पर सेकेंड तो अभी है ना, बाद का क्या पता। फिर पूछ ले बाद में बताओ, तुम बोलोगे v = u + at, u की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू दी होगी, टाइम भी बताया होगा। इसका मतलब बेसिकली जब तुम स्पीड या वर्ड मेंशन करते हो तो तुम कौन से स्पीड की बात कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस। सो इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम। और नोटेशन के लिए थोड़ा सा तुमको वापस केयरफुल रहना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखते वक्त एवरेज नहीं लिखा जाता है, इनफैक्ट इसका एक अल्टरनेट डेफिनेशन है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। अभी लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है वो तुम मैथ्स में सीखोगे, और लिखते हैं ऐसे, लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड as delta t tends to 0। लिमिट्स हुआ क्या मैथ्स में? हो गया? नहीं हुआ? जिनका हो गया थोड़ा सा समझेगा, जिनका नहीं हुआ फिलहाल कुछ नहीं समझेगा, तो फिलहाल सिर्फ इसको ऐसे नोटेशन याद रखो, क्योंकि अभी वो मैं बताने बैठूंगा तो फिर फिजिक्स साइड में रह जाएगा, फिर मैथ्स पे फिर लिमिट्स बताने पड़ेंगे पूरे। तो बेटर ऑफ अभी फिलहाल के लिए इसको एज अ पार्ट ऑफ नोटेशन समझ लो। ये नहीं याद रहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसी को मैं लिख सकता हूँ v = लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0। v एवरेज क्या था, डेल्टा s बाय डेल्टा t, राइट। ये भी नहीं याद आता कोई बात नहीं, सिर्फ याद रखना लिमिट लेने के बाद ना डेल्टा नहीं लिखते, ds लिखते हैं, ds बाय dt। तो जहां पे ds बाय dt लिखा हो वो कौन सा स्पीड है, इंस्टेंटेनियस, और जहां पे डेल्टा s बाय डेल्टा t लिखा हो वो कौन है, एवरेज। तो अगर आपको लिमिट्स फिलहाल पता नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बिकॉज इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द नोटेशन, राइट। उसका मतलब है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ बट मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, मैंने उस इंस्टेंट को टाइम t = 0 बोल दिया, पार्टिकल 10 सेकेंड तक चलता रहा, 10 सेकेंड तक, तो टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 10 सेकेंड। और हमको पता करना है कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, लेट अस से एट 7th सेकेंड। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से 7 की तरफ जाते हैं, 10 से भी 7 की तरफ आते हैं। तो तुम टाइम इंटरवल क्या करते जा रहे हो, छोटा 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 छोटा, कब तक छोटा, जब तक तुम कौन सा टाइम पे नहीं पहुंचे, 7th सेकेंड।
इसको मैथमेटिकल भाषा में लिखते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0। टाइम इंटरवल को छोटा करते जा रहे हो क्योंकि तुमको एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड की वैल्यू चाहिए थी, तुमको पूरे मोशन की स्पीड नहीं चाहिए, तुमको एक टाइम इंस्टेंट पे चाहिए, एक टाइम इंस्टेंट पे चाहिए। तो तुम टाइम इंटरवल को छोटा करते जाते हो, तुम बोलते हो अच्छा मेरे को इनिशियल 0 इनिशियल वैल्यूज पता है, इनिशियल t इक्वल टू 0 पे स्पीड 0 था, हमको फाइनल भी पता है, बीच का पता नहीं ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल को छोटा करते जाते हैं। और फिर ये सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसका तो मैथमेटिक्स है। तो एनीवेज सिर्फ अभी याद रख लेना, जब भी मैंने ds/dt लिखा मतलब वो कौन सा स्पीड है, इंस्टेंटेनियस, और डेल्टा s/डेल्टा t लिखा तो कौन है, एवरेज। अब अगर इतना पता है तुमको, अगर स्पीड क्या है पता है और तुमको स्पीड के टाइप्स पता है, तो तुमको वेलोसिटी भी पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम। ओके ठीक है, वेलोसिटी को तुम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल रहे हो, ओके, बट इसके आगे से बोलना इट इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? टाइम रेट ऑफ चेंज या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। व्हाट डज दैट मीन? जैसे तुमको पूछा स्पीड का मतलब, अभी मोशन को याद रखना है, पार्टिकल मूव हो रहा था, पार्टिकल ने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो स्पीड था, पार्टिकल ने 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो वेलोसिटी है। क्योंकि मैंने अभी बोला कि स्पीड मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल 1 से स्टार्ट हुआ, 9 पे गया और फिर 7 पे आ गया, तो डिस्टेंस तो 10 था लेकिन डिस्प्लेसमेंट 7 था कि 6 था? हाँ 6 था। अरे उधर क्यों देख रहे हो, आप बुक में मत देखो, 1 और 7 डिफरेंस इज 6। तो जब डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हो मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज स्पीड। 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज, मैं एग्जांपल देता हूं अच्छे से समझेगा आप। लेट अस से आधे सेकेंड में पार्टिकल 0 से 2 पे गया और अगले आधे सेकेंड में 2 से वापस 0 पे आ गया। 0 से 2, 2 से 0, व्हाट इज डिस्टेंस? 4। हाउ मच टाइम? 1 सेकेंड इन टोटल। तो व्हाट वाज द स्पीड? 4 मीटर पर सेकेंड, बराबर। व्हाट इज द वेलोसिटी? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज 0, है ना। होता है ना ऐसा, मम्मी ने बोला जा तो ये लेके आ बाजार से, तुम गए फटाफट से, अरे बहुत स्पीड से गया था क्या? क्योंकि यू वेंट एंड यू केम बैक, राइट। कभी ऐसा नहीं बोला होगा बहुत वेलोसिटी से गया होगा। तो स्पीड हम लोग नॉर्मली रियल लाइफ में यूज करते हैं, वेलोसिटी मोस्टली फिजिक्स कॉन्टेक्स्ट में समझेगा आपको। तो डिफाइन कैसे करोगे? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ऑफ कोर्स विद टाइम, या फिर रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विथ टाइम। फिर अब फर्स्ट थिंग, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर तो डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो याद रखना वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है द सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है सेम एज द लाइन ऑफ मोशन। जिस लाइन में मोशन हो रहा है उसी लाइन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, हमेशा, एक्सेलेरेशन का नहीं होता है, वो देखेंगे बाद में, राइट। तो रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर मोशन। इन विच मोशन? इन विच मोशन? अब 12th का पहला चैप्टर आएगा तब मैं बोलूँगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर वो पहला चैप्टर सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में वैसा नहीं होता है। यहाँ पे होता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तब का तब देखेंगे, फिलहाल लिनियर मोशन पे फोकस करो। देन व्हाट अबाउट डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी? L1t - 1 यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, एंड देन टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वही 4 टाइप है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहला टाइप ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, इसमें जो पहला टाइप है उसको बोलते हो तुम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अब डिफाइन कैसे करोगे?
सिंपल है। पिछले केस में यूनिफॉर्म स्पीड डिफाइन कैसे किया था? व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पे 3-4 वर्ड एक्स्ट्रा लगा देना, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। मतलब अभी डायरेक्शन भी सेम है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टिकल हर सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था सेम डायरेक्शन में, पहली बात तो स्पीड के केस में तुम डायरेक्शन बोलते ही नहीं हो, तो क्या था कि पार्टिकल हर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था? 5 मीटर, राइट। वी डिड नॉट केयर व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बस मतलब हमारा इससे था कि हर सेकेंड में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, सही है, राइट। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हर सेकेंड में सेम डिस्टेंस कवर होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो डायग्राम है, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म स्पीड बट दिस इज नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हो गया। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या बोलोगे? व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time without change in direction, या फिर in a given direction, without change in direction, then it is said to have uniform velocity. ओके, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब डायरेक्शन कभी चेंज ही नहीं हुआ, राइट, करेक्ट। तो स्पीड भी यूनिफॉर्म और वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म, करेक्ट। इट्स जस्ट लाइक द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम कब होता है? जब डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ। देन यू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? हाउ विल यू डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म, जिसको मैं वेरिएबल भी बोलूंगा, वेरिएबल वेलोसिटी, बताओ। When a particle covers unequal distances in equal intervals of time or there is change in direction। ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल हर सेकंड में सेम डिस्टेंस ही कवर कर रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट। तो या तो पार्टिकल ने हर एक सेकंड में, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स में सेम डिस्टेंस नहीं कवर करना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो डायरेक्शन सेम नहीं रहना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ है, दोनों भी हो सकता है ना। हो सकता है पार्टिकल 5 मीटर कवर कर रहा था एक सेकंड में, अगले एक सेकंड में 3 मीटर कवर किया और डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ऑल्सो नॉट सेम एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो नॉट सेम। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन अ पार्टिकल कवर्स unequal distances, when a particle covers unequal distances in equal intervals of time, or there is change in direction of motion, or there is change in the direction of motion, then the particle is said to have non-uniform velocity। अभी वो मैं लिखने नहीं वाला हूँ, नोट्स में है। नेक्स्ट इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। कुछ लोग ना एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते करते टाइम मशीन बना देते हैं। टाइम मशीन बताता हूँ मतलब क्या है। दे मेक टाइम मशीन, दे कैन गो बैक इन पास्ट ऑल्सो। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझेगा। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? ये वही है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो जो बेसिक डेफिनेशन है वही है, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो इट इज द रेशियो ऑफ, या इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement to that of time during which the motion takes place, to that of time। बस मैं बाकी नहीं लिखने वाला। अब एवरेज स्पीड को कैसा लिखा था तुमने? एवरेज स्पीड V average इक्वल टू क्या लिखा था?
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये वो स्केलर था, ये कौन है? वेक्टर है। तो वेक्टर वेक्टर एंड वेक्टर, यही तो बोला था टाइम मशीन बना देते हैं। टाइम कैन नेवर बी अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर का मतलब इट कैन गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यू कैन नॉट गो बैकवर्ड इन टाइम। अगर ऐसा होता तो फिर हर कोई पास्ट में जाके अपनी गलतियां करेक्ट कर लेता ना, है ना। कुछ लोग पास्ट में जाके थोड़ा पता लग जाता ना 10वीं पेपर क्या आने वाला है, तो 2 महीना पीछे आके पढ़ लेते। कुछ लोग आज से 2 महीना पीछे आके साइंस ही नहीं लेते, और मैं होता तो शायद टीचर नहीं बनता। आई एम जस्ट किडिंग, आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग, पर ऐसा होता है। तो तुम टाइम मशीन मत बना देना। डेल्टा टी के ऊपर बार लगना मतलब तुम टाइम को वेक्टर बना दिए। टाइम को वेक्टर बनाने का मतलब होता है मैथमेटिकली यू आर सेइंग यू कैन गो बैक इन टाइम, मतलब थ्योरेटिकली यू कैन मेक अ टाइम मशीन, विच इज नॉट पॉसिबल एट दिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। वैसे शायद होगा भी नहीं कभी पॉसिबल। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, क्योंकि टाइम मशीन बनाने का मतलब ये भी होता है दैट यू हैव टू रिवर्स ऑल द बायोलॉजिकल reactions also that took place in your body, also the nuclear reaction that took place inside the sun. तो सब कुछ वापस नहीं जा सकता है। ओके फाइन, इनफ, नहीं तो फिर ऑफ ट्रैक हो जाएगा वापस। नेक्स्ट इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड था वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है। इट इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, बराबर। और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम गाड़ी चलाते जाते तुम्हारा ध्यान गया 50 किलोमीटर पर आवर, दैट वाज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन अगर तुमको साथ में ये भी पता है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब तुमको डायरेक्शन भी पता है, तो 50 किलोमीटर पर आवर आई कैप, तो वो बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तुमको स्पीड और डायरेक्शन दोनों पता है। तो दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इट इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। It is the velocity at a particular instant of time. At a particular instant of time. Instant of time. नोटेशन को लेके ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। जो स्पीड का था वही नोटेशन यहाँ लाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस को v बार लिखूंगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, v बार इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, बाय द वे जो ये था डेल्टा एस बार बाय डेल्टा टी था, वैसे ही रखेंगे इसको डेल्टा एस बार बाय डेल्टा टी टेंड्स टू 0, या तो फिर v बार इक्वल्स टू डी एस बार बाय डी टी। ओके, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हो गया पक्का? तो अब तक का तुमको मोशन में क्या समझ में आया कि पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ टाइम। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजिंग विथ टाइम। 1 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है स्पीड। 1 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो है वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी के और स्पीड के हमने डिफरेंट टाइप्स देखे। अब हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि हर सेकेंड में पार्टिकल सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है, मतलब पार्टिकल का स्पीड सेम है। जब पार्टिकल का स्पीड सेम नहीं होता है, स्पीड चेंज होता है या वेलोसिटी चेंज होता है, तो क्या होता है? एक्सेलरेशन। हो सकता है पार्टिकल का पहले स्पीड था, वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड इन सम डायरेक्शन, फिर हो गया मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया मान लो 15 मीटर पर सेकेंड। तो जब पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ उसको बोलते हो एक्सेलरेशन। तो अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, और ये सारा जितना मैं बेसिक बता रहा हूँ ना, बहुत बेसिक्स है। लग रहा है ना बहुत ही बेसिक। हाँ रुको यार, रुक जाओ, थोड़ा टाइम रुक जाओ या कल तक रुक जाओ। ग्राफ जब आएंगे ना तो यही चीज तुम नहीं बता पाओगे। कुछ बताओ तो ग्राफ का मतलब क्या? तो थोड़ा सा इसलिए बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा हमको। तो बताओ अभी एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे करोगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ भी बोलते हो या फिर बोल सकते हो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। With time, simple रखेंगे, just keep it like that only. Good. Then again, of course, acceleration is a vector quantity, है ना? वेक्टर है कि नहीं ये? हाँ ये वेक्टर है। Acceleration is a vector quantity.
अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वाज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसा क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है वो देखते हैं। इन जनरल अगर तुमको याद होगा, तुमने पहले भी कहीं सीखा ही है ये, व्हाट इज एक्सेलरेशन dv by dt, what is dv, v2 bar minus v1 bar upon t2 minus t1, what is v2 bar, final velocity, what is v1 bar, initial velocity, what is t2 final time, what is t1 initial time, बराबर। लास्ट बट वन बेंच, t2 is final time, वो ज़्यादा ही होता है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन t1, क्योंकि टाइम पीछे नहीं जा सकता ना, तो t2 इज ग्रेटर देन t1। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर कौन है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। अब न्यूमरेटर डिसाइड करेगा कि ए बार पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है। तो दो सिचुएशन लेते हैं, एक अभी क्लास छूटने के बाद तुम गाड़ी चालू करोगे, एक्सीलरेट, हाँ पेट्रोल होगा आपकी गाड़ी में, ऐसा अजम्पशन है, या तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है या धक्का मार के जाओगे, समहाउ यू विल गो, तो एक समहाउ यू विल गो, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल, क्योंकि पहले गाड़ी रेस्ट पे था, इनिशियल 0 था, तो v2 इज ग्रेटर देन v1, और फिर बाद में तुमने और वेलोसिटी बढ़ा दी, मतलब तुम बेसिकली वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हो, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। अगर v2 ग्रेटर देन v1 है तो v2 बार माइनस v1 ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, और न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो a की वैल्यू पॉजिटिव है, और a की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि a का डायरेक्शन और v का डायरेक्शन सेम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी वही है। तो व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, मतलब acceleration, velocity and displacement all have same directions. अब maybe you were moving with certain velocity, initial velocity, फिर आपको दिखा कि चलो घर पे जाना था, घर आ ही गया, फिर you start applying brakes, तो velocity तुम कम कर रहे हो। velocity कम करने का मतलब होता है कि तुम्हारा final velocity जो है ना initial से कम है, और अगर वो कम है तो ये न्यूमरेटर भी 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, तो उस केस में एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन। तो जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो जाए तो ए आता है नेगेटिव, और उसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज नो मोर सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, इट इज नाउ अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि अभी माइनस साइन आ गया ना, याद है कि ए बार इक्वल टू माइनस बी बार, क्या मतलब था उसका कि ए बार और बी बार का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, मतलब एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, यस, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है अगर फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल हो, और अपोजिट होता है अगर फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल हो। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर which is either parallel or anti-parallel to velocity, which is either parallel or anti-parallel to velocity. Okay, then of course dimensions पता होंगे ही, dimensions of A are L1 T minus 2, और यूनिट्स भी पता होंगे ही, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड देन वी गो अहेड विद टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगेन यू हैव 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जो आप g की वैल्यू बार बार बोलते हो, g इक्वल्स टू 9.8, तो तुम बोल रहे हो कि g की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो हाउ डू यू डिफाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन? इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन सेम, मतलब एक्सेलरेशन का ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो उस केस में एक्सेलरेशन को क्या बोलते हो, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म। सो इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन सेम, देन द पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और एक तरीका भी है, जैसे आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम,
यहाँ पे तुम बोल सकते हो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब फॉर एग्जांपल एंड ऑफ कोर्स इन अ गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो वेलोसिटी बोल के मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी कांस्टेंट कर दिया। तो एनीवेज फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल था जो ईस्ट में मूव हो रहा था, पहले एक सेकंड में उसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में हो गया 10 मीटर पर सेकंड, उसके अगले सेकंड में हो गया 15 मीटर पर सेकंड, और उसके अगले में हो गया 20 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 25 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि हर सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है, 5। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स in equal intervals of time, so when the velocity of a particle changes by equal amounts in equal intervals of time, in equal intervals of time, then the particle is said to have uniform acceleration. गुड। इसका मतलब यह भी हो गया कि जी के वैल्यू को तुम 9.8 मीटर पर सेकंड बोलते हो, इसका मतलब यह है कि इनिशियली अगर वेलोसिटी 0 थी तो एक सेकंड के बाद 9.8, 2 के बाद 19.6, 3 के बाद और 9.8 ऐड करते जाना, राइट। सो व्हेन यू से 9.8 यू आर ट्राइंग टू से कि हर एक सेकंड में स्पीड कितने से बढ़ रहा है, वेलोसिटी कितने से बढ़ रहा है, 9.8 से। अगर तुमने 10 बोल दिया तो एक सेकंड के बाद 10, 2 सेकंड के बाद 20, 3 के बाद 30, 4 के बाद 40, 5 के बाद 50, so on so forth, राइट। और दिखता भी है ना, v = u + at में a × t तो करते हो, a की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू मान लो, चलो 5 मान लेते हैं, 5 सेकेंड, राइट। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इनिशियल कितना था, 0 था, 5 सेकंड के बाद कितना आ गया, 80, क्योंकि v = u + at, u तो 0 है तो 80 बचा, a की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू 5 है, तो कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मोशन, रिमेंबर मोशन है बहुत सिंपल, लेकिन यू हैव टू थिंक लिटिल बिट इन डिटेल। नाउ इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको, तब जाके फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके लिए पढ़ना ये भी गलत है। यू ओनली स्टडी फॉर मार्क्स, दैट इज नॉट गुड थिंग। मार्क्स मिल जाते हैं, मार्क्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू गेट मार्क्स। तो पहले समझ लो मतलब क्या है उसका। देन दूसरा, कौन है दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो अभी मैं डेफिनेशन सिमिलर रखूंगा। when the velocity of particle changes by unequal amounts in equal intervals of time, then the particle is said to have non-uniform acceleration. So for example, particle का पहले एक सेकेंड में वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 10, फिर हो गया 18, फिर हो गया 40। तो यू सी हर एक सेकेंड में इक्वली नहीं चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हो तुम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल changes by unequal amounts in equal intervals of time, then it is said to have non-uniform acceleration. It is said to have non-uniform acceleration. ओके, उसके बाद कौन सा टाइप था, एवरेज। तो एवरेज एक्सेलरेशन, अभी ये एवरेज एक्सेलरेशन जो है ना, वो वही है जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है, वही है सेम। तो मैं लिखूंगा नहीं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। गुड। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आएगा, ए एवरेज, पहली बात तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन वेक्टर है तो ऊपर से बाहर लिखना पड़ेगा। ए एवरेज इक्वल्स टू क्या लिखोगे,
डेल्टा वी बार बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी बार नहीं, डेल्टा टी बार नहीं, टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, डेल्टा टी। व्हाट विल बी द लास्ट टाइप? Instantaneous acceleration. So it is the acceleration at a given instant of time. Instantaneous acceleration. बड़बड़ बंद. You look really tired. It is not even 1.5 hour. वन शॉट लेक्चर के टाइम पे 2-2 घंटे में एक लेक्चर पूरा खत्म करते हैं. यू टायर्ड? सीधा बैठो. गुड. इट इज एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. इट इज एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल. और जानबूझ के मैं पार्टिकल वर्ड यूज कर रहा हूँ. आई नो आई कैन से ऑब्जेक्ट ऑल्सो, लेकिन तुम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सीखोगे. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है वो ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, वो पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है. इसलिए मैं पहले से पार्टिकल लिख रहा हूँ, तो सीखोगे बाद में तुम. इट इज एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम. एंड नोटेशन को मैं सेम ही रखूंगा. ए एवरेज इज ए इंस्टेंटेनियस इज लिमिट ऑफ ए एवरेज एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0. मतलब A bar equals to limit as delta t tends to 0, delta v bar by delta t मतलब A bar equals to लिमिट लेने के बाद क्या लिखते हैं? dv. तो dv bar by dt. हो गया? पक्का. गुड. तो अब तक हम लोगों ने मोशन क्या है डिफाइन किया. 3 टाइप के मोशन देखे. रेक्टिलिनियर मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन 3D. उसके बाद आफ्टर दैट what we have done is उसके बाद हमने रेक्टिलिनियर मोशन में उसके बाद हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया, पाथ लेंथ डिफाइन किया, देन स्पीड, 4 टाइप्स ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. दिस इज व्हाट यू हैव डन सो फार. अब चुप बैठोगे तो आज का आखिरी टॉपिक बनेगा और गड़बड़ करते दिखे. वैसे तुमने नहीं किया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. वैसे कभी कभी मिलता है ऐसा, इतनी खुशी कभी कभी मिलती है हमको, पर अभी अगली बार से रोज मिलनी चाहिए. आई टोल्ड यू राइट इन द बिगिनिंग, doors are always open for 2 reasons: for you to come inside and for you to go outside also. Last topic for today will be different ways of change in velocity. Different ways of change in velocity. यही है ना? यही टॉपिक होगा ना अगला? हाँ ना, यही है कि नहीं? हाँ, वही डिफरेंट वेज, मतलब पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कोई बात नहीं. अब वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके हैं. मैंने आपको टेबल बना के दिया है. 3 तरीके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू अंडरस्टैंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एनी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. और तुमको ये ऑलरेडी पता है क्योंकि तुमने इस पर क्वेश्चन सॉल्व किया है वेक्टर्स में. अगर हम लोग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करें तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा, और अगर हम उसका डायरेक्शन चेंज करें तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इफ यू चेंज मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी विल चेंज, मतलब देयर विल बी एक्सेलरेशन. इफ यू चेंज डायरेक्शन, वेलोसिटी विल चेंज, मतलब देयर विल बी एक्सेलरेशन. एंड यू कैन चेंज बोथ आल्सो, राइट? दोनों भी चेंज हो सकता है. तो सबसे पहले लेट अस से हम लोग मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं बट डायरेक्शन चेंज करते हैं. और फिजिक्स में कहाँ काम में आएगा? यू मस्ट हैव हर्ड, ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव हर्ड, क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था. मैंने आपको बताया था समथिंग कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड. स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर याद है,
नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी वापस समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक पार्टिकल है, गड़बड़ की आवाज आ रही है, रख दो वहां पे उसको, रखो उसको वहां पे। तुम रिमोट का डिस्प्लेसमेंट करके मोशन स्टडी कर रहे हो, है ना? मत करो, ध्यान दो। तो सर्कुलर मोशन अलग अलग टाइप के होते हैं। वन टाइप इज द मोशन इन विच द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन इज ऑलवेज टैंजेंशियल। पार्टिकल यहाँ है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग टैंजेंट है। पार्टिकल यहाँ आया तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग टैंजेंट होगा, यहाँ पे आया तो यहाँ पे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इवन दो स्पीड ये सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। तो पहला केस when only the direction of velocity changes, when only the direction of velocity changes। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन होना। इस केस में, इन दिस केस, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इन दिस केस acceleration is perpendicular to velocity. Acceleration is perpendicular to velocity। तो velocity को perpendicular होगा, और आपको दिख भी रहा है velocity का डायरेक्शन क्या है? tangential। क्या है? tangential। तो acceleration perpendicular होगा, तो acceleration towards the center है, इसको तुम centripetal बोलते हो। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल आएगा बाद में। और ये वी बार था, वेलोसिटी था टेंजेंशियल, और क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन क्या आया? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी टेंजेंशियल था तो एक्सेलरेशन कहाँ आया? टुवर्ड्स सेंटर। और इस केस में पता है आपको ए बार डॉट वी बार पता है क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो इस केस में जीरो आया। मतलब इसके आगे से तुमने कहीं पे भी पढ़ा ए बार डॉट वी बार इज जीरो, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू वी। इसका मतलब क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन है विथ कांस्टेंट स्पीड, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। इसका मतलब और एक भी होता है, अगर मैं v को m से मल्टीप्लाई कर दूं तो मोमेंटम बन गया, मतलब ए बार डॉट पी बार भी जीरो है फिर, क्योंकि मोमेंटम इज एम वी बार, राइट? तो कहाँ पे मैथ्स था, कहाँ से तुम फिजिक्स में कनेक्ट कर रहे हो उसको? तो जस्ट बाय नोइंग कि वेलोसिटी का जब डायरेक्शन चेंज हो तो वो मोशन होता है सर्कुलर मोशन, और जब वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, सिर्फ ओनली, तो एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, राइट? दूसरा केस जिसमें डायरेक्शन सेम है लेकिन स्पीड चेंज हो रहा है। तुम्हारा खुद का एग्जाम्पल है वो, अभी तो बार बार बोल रहा हूँ, क्लास के बाद गाड़ी निकालोगे, स्पीड, साइकिल निकालोगे, ओके गुड, पैदल जाओगे, ओके, लेकिन जाओगे, स्पीड तुम्हारा चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन तुम्हारा सेम है, बिकॉज यू हैव टू ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन। तो जब पार्टिकल का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, राइट? या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। अभी तो बताया था मैंने कि जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो, मतलब फाइनल स्पीड ज़्यादा हो, इनिशियल कम हो, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? अभी बताया, अभी आज 10-15 मिनट पहले, आज लिखा भी है यहाँ पे। जब स्पीड बढ़ता जाए, मतलब फाइनल स्पीड इज ग्रेटर देन इनिशियल, तो एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, और अगर उल्टा हो, फाइनल स्पीड कम होता जाए तो एंटी पैरेलल। तो सेकेंड केस में, इन सेकेंड केस, when only magnitude of velocity changes, when only magnitude of velocity changes, then उस केस में क्या होगा? in this case acceleration will be is either parallel or anti-parallel, to velocity, right? अब ऐसा भी हो सकता है दोनों ही चेंज हो रहे हैं, when both magnitude and direction changes
अब इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल ही बता देता हूँ। इसी चैप्टर में लास्ट में एक कोनिकल पेंडुलम नाम का टॉपिक है, इसी चैप्टर में आखिरी में कोनिकल पेंडुलम। अब पहली बात तो पेंडुलम मतलब एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के नीचे एक मास है, इसको पेंडुलम बोल सकते हो। पेंडुलम को हम सर्कुलर मोशन में सेट कर सकते हैं दो तरीके से। नंबर वन, इसको हॉरिजॉन्टल मोशन में डाल दिया तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, यस। कौन सा सर्कुलर मोशन है? हॉरिजॉन्टल। कौन सा है? तो नॉर्मली यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और बाय द वे ये जो रस्सी तुमको दिख रहा है ना, वो कोन जैसा शेप बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो नॉर्मली क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम होता है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड इज सेम। तो ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब सिर्फ स्पीड चेंज हो, जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। केस वन देखा ना आपने, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, तो ये वो केस था। और एक दूसरा केस जिसमें सिर्फ स्पीड चेंज होता है, डायरेक्शन रिमेन्स सेम, उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। और तीसरा केस है अब जिसमें दोनों ही चेंज होता है, ये तीसरा केस है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा, इसमें तो हमको डायरेक्शन ही चेंज होते दिख रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट लग रहा है नहीं। क्यों नहीं बताता हूँ, पर सोचो। बिकॉज जब ये ऊपर जा रहा था, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था, तो इसका स्पीड स्लो हो रहा था। वो मुझे समझ में आया क्योंकि मेरे हाथ को इफेक्ट महसूस होता है उसका, तुम भी जब करोगे समझेगा। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, इसका स्पीड मिनिमम है, राइट। और जब ये वापस नीचे आएगा तो ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहा है, तो स्पीड इसका बढ़ रहा है। और क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन तो वैसे भी टेंजेंशियल था, तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा था। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो हमेशा ही टेंजेंशियल होता है ना, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा था लेकिन स्पीड भी चेंज हो रहा था। तो जब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो स्पीड कम हो रहा है, मिनिमम है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे दोनों चेंज होते हैं, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। सो व्हेन बोथ magnitude and direction changes, so in this case acceleration के दो कंपोनेंट्स होते हैं। acceleration has two components, एक होता है ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। और दूसरा होता है टेंजेंशियल मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल। क्यों? क्योंकि अभी तो बताया था मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को पैरेलल है, राइट, तो टेंजेंशियल है, और एंटी पैरेलल तो भी टेंजेंशियल है। तो दो कंपोनेंट होते हैं। तुम दोनों लास्ट बट वन बेंच, वार्निंग नहीं मिलेगी इसके बाद, सीधा घर पे जाओगे। तो यू हैव टू कंपोनेंट्स, वन इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड टेंजेंशियल विच इज बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये पैरेलल भी हो सकता है या फिर एंटी पैरेलल भी हो सकता है। इट कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। आप बोलोगे ऐसा क्यों? अभी तो बोला जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम हो रहा है, मतलब फाइनल स्पीड इज लेस देन इनिशियल। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, क्योंकि ए इज डायरेक्टेड अपोजिट व्हेन द फाइनल स्पीड इज लेस देन इनिशियल। और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, तो फाइनल स्पीड इज ग्रेटर देन इनिशियल। तो उस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन विल बी सेम। पक्का? गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे।